नमस्कार साथियों। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं दोस्तों और आपका भी MIL हिंदी है, MIL हिंदी है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल वाले कोर्स के अंदर आप भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपकी क्लास में यही सारा प्रश्न जो है 100% पूछा जाएगा। ओरिजिनल प्रश्न की तरह है। महामैराथन क्लास चलने वाली है। पूरे हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे सिलेबस को एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में छप रहा है। 100% लिख लीजिएगा कि ये प्रश्न छपेगा ही छपेगा। जितने भी विद्यार्थी मिथिला यूनिवर्सिटी के हैं, जिनका एग्जाम आज कल में होने वाला है, उन सबके परीक्षा में ये प्रश्न तो 100% लिख कर दे देंगे। पहले प्रश्न में ही ये प्रश्न छप जाएगा कि ध्वनि की परिभाषा दे, इसके प्रकारों का वर्णन करे। तो साथियों, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। हम आ गए हैं डायरेक्ट रूप से क्वेश्चंस पेपर पर, और यहाँ से हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले साल कौन कौन प्रश्न पूछा गया उसको देखते हुए चलेंगे। तो पिछले साल देखेंगे तो हम कुछ यूनिवर्सिटी का ही बता रहे हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। नीचे आते हैं तो सब्जेक्टिव में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था। इसी प्रकार जो है यहाँ पर BN मंडल यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था। भारत के संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित कौन है? संविधान के अष्टम सूची में किन भाषाओं को स्वीकृत किया, कितनी भाषा को स्वीकृत की गई है? ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन सभी का आंसर हम इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 101% यही सारा प्रश्न आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर परीक्षा देने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, आपका भी MIL AEC हिंदी है, तो इस वीडियो को देख कर जाइए। हालांकि IDC और MDC वाले विद्यार्थी को भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम क्वेश्चंस पेपर पर चलेंगे। और पहला जो प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो दोस्तों, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। आंसर आपका जो है पहला बिल्कुल सही है। तरी फास्ट में चलेंगे। आप लोग सेटिंग से जाकर के वीडियो को स्लो कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो फास्ट लगेगा तो। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनि के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, उच्चारण के आधार पर जो है व्यंजन ध्वनि को 9 वर्गों में बांटा गया है। 3 नंबर प्रश्न है, राजभाषा का आयोग का गठन कब हुआ था दोस्त? तो 7 जून 1955 को हुआ था। चौथा है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है 351 अनुच्छेद और 343 से 351 अनुच्छेद तक। पद्मावत की भाषा क्या है दोस्तों? तो अवधी भाषा है। भाषा की सार्थक लघुत्तम क्या है? देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं, लेकिन ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो वो हमें शब्द हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है ख एकदम 100% सही है। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न है दोस्त हमारे सामने। 7 नंबर प्रश्न कहता है, रामचरितमानस के किस काल में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है? सबसे पहले तो रामचरितमानस जी का सबसे महान कृति था, तुलसीदास का सबसे महान कृति था रामचरितमानस, जिसका कलयुग के बारे में वर्णन किया गया था उत्तरकांड में। निराला का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है दोस्त? तो अनामिका है। कबीर की रचना कौन है दोस्तों? बीजक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कबीर की रचना कौन है? बीजक है। भाषा की आरंभ कहाँ से होता है दोस्तों? तो ध्वनि से होता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है दोस्त, रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? तो भय। भय जो आपका है रामचंद्र शुक्ल जी का ही निबंध है। हरिशंकर प्रसाद दोस्तों कौन से हैं? इनका व्यंगकार है, ये व्यंग करते हैं किसी पर भी। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो टोटल 7 कांड है। जैसे कि अयोध्या कांड है, उसी प्रकार जो इसमें 8 कांड है। उत्तर कांड है, इसी प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, कबीर की रचना है दोस्तों बीजक। हमने पहले बता दिया, ये भी एक क्वेश्चन है। अघटन घटना क्या समाधान कविता का कवि है? ये रामधारी सिंह दिनकर है। राग विराग दोस्तों क्या है? ये काव्य ग्रंथ है, ये कविता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। दिनकर जी कैसे कवि थे? यह एक राष्ट्र कवि थे और प्रगतिवादी कवि थे। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, प्रगतिवादी भी कवि थे। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय सिमरिया में हुआ है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्त, नागार्जुन का जन्म किस प्रांत में हुआ था दोस्त? इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरसिंह दास थे, नरहरि दास थे। ठीक है,
याद रखिएगा। हिंदी शब्दानुसार किसकी रचना है? किशोरदास बाजपेयी। बाबर की ममता किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, बाबर की ममता जो है यह रचना है देवेंद्र नाथ शर्मा की है। आंसर आपका क बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, 22 नंबर प्रश्न होगा दोस्त हमारे सामने। 22 नंबर प्रश्न है, मंडप गमन खंड है। मंडप गमन खंड यह किसका खंड है दोस्तों? यह है क रामचरितमानस का है, ठीक है। 23 नंबर है, संविधान की अष्टम सूची में अभी तक कितनी भाषा को रखा गया है? तो 22 भाषा को रखा गया है। 100% हमने ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए थे उन सब का आंसर जो है यहीं पर आपको दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस क्या है दोस्तों? यह एक महाकाव्य है। हमने ऊपर में ही बताया था, ये जो है तुलसीदास का बहुत महान कवि है, ठीक है। मतलब तुलसीदास के जीवन का जो सबसे अच्छा साहित्य जो है वो है आपका रामचरितमानस ही है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है तो वो कंकाल। बाकी जंजीर की दीवार, माटी की मूरत, कैदी की पत्नी, ये सारा जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और कंकाल जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, हिंदी की लिपि कौन सी है? बच्चे बच्चे को पता है कि हिंदी की लिपि देवनागरी है। प्रेमचंद की कहानी कौन है दोस्तों? बंटो एवाली विधवा। इसे प्रेमचंद की गोदान जो है सबसे फेमस रचना है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। गेहूं और गुलाब क्या है दोस्तों? यह एक निबंध है, ठीक है। गेहूं और गुलाब निबंध है, शायद इसका भी लेखक प्रेमचंद नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है। प्रयोजन मूलक कामकाजी हिंदी का लेखक है माधव सॉन्टके की। आगे चलते हैं, 30 नंबर प्रश्न दोस्त, भारत के संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित कौन सी भाषा है? हिंदी। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में प्रश्न आ चुका है। बेंटो वाली विधवा कहानी है, यह एक सामाजिक कहानी है, याद रखिएगा। बेंटो वाली विधवा कहानी जो है यह एक सामाजिक कहानी है। सदाचार का तवीज का लेखक कौन है दोस्तों? तो हरिशंकर परसाई है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में प्रेमचंद की कहानी नहीं है तो वह है पंचलाइट। पंचलाइट जो है इनकी कहानी नहीं है, बाकी दो बैलों की कहानी भी इनकी है, कफन भी है, शतरंज की किनारे, ये सब जो है इनकी है, बाकी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न हो गया है। 34 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं, पहले ही हमने बता दिया था आपको, ये भी है प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा निबंधकार भरतेंदु युग का है? तो प्रताप नारायण मिश्र, ये जो है भरतेंदु युग का है, ठीक है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 वर्ण की संख्या है। इनमें से किसे हिंदी का पहली कहानी माना जाता है? तो इंदुमती को। हिंदी का जो पहली कहानी माना गया है वो इंदुमती को माना गया है, याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्त। रामचरितमानस का 5वां खंड क्या था दोस्तों? इसमें 7 खंड था, ठीक है। 5वां खंड को हम लोग सुंदर कांड कहते हैं, ठीक है। उसका किष्किंधा कांड है, लंका कांड है, अरण्य कांड है, ये सब कांड है। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये 391 फर्स्ट अनुच्छेद के तहत जो है इनको राजभाषा घोषित किया गया है। कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों? रामानंद जी थे। कबीर जी के गुरु जी थे वो रामानंद थे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 41 नंबर है, इनमें से कौन सा नाटक भरतेंदु का नहीं है? तो वह कौरवा। रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुआ है दोस्तों? 2 से 7 वर्ष में हुआ है, ठीक है। 2 वर्ष 7 माह में हुआ था। रामचरितमानस की जो रचना है दोस्त वो 2 साल 7 महीना में तैयार हुआ था। दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर, और संस्कृत के 4 अध्याय पर भी इन्हें एक पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। इस पर इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर, और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर, ठीक है। अगला है 44 नंबर है, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण है दोस्त? तो 52 है, ठीक है। इनमें से कौन सी ध्वनि कंठ है नहीं है? तो कंठ से बोलने वाले को हम लोग कबर कहते हैं। क ख ग घ अंग वाले जो है उसका हम लोग कंठ से बोलते हैं, इसलिए ये हो जाएगा। अगला है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो, पंक्ति किस कवि की है? तो कबीर की है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था? तो 1976 में। आंसर आपका जो है ग हो जाएगा। 100% आंसर आपका सही सही दे रहे हैं। और एक ही प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं रहेगा, मैराथन क्लास को एकदम सीरियस से देख लीजिए, ठीक है। बहुत कम देर में हम इसको खत्म भी कर देंगे, याद रखिएगा। देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है दोस्त?
तो देवनागरी लिपि को हम लोग बोल सकते हैं ध्वन्यात्मक है, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होता है बोलने में इसको हम, ठीक है। 49 नंबर है, प्रेमचंद की कौन सी कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो वह सोजे वतन। सोजे वतन को जो है अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, मतलब छीन लिया था, ले लिया था। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है दोस्त? तो शौर सैनी से। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो शौर सैन से। आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, 51 नंबर, राजभाषा का आयोग का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1955 में हुआ था। लौ किस प्रकार का व्यंजन है दोस्तों? तो लौ जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है। काशी में रहकर तुलसी ने किस गुरु के पास विद्या विद्या अध्ययन किया था? तो ये नर हरिदास के पास रह करके, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका 54 नंबर प्रश्न है दोस्त, पादमावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है? ये गुरु का प्रतीक है, ठीक है, शिक्षक के प्रतीक। बीजक नामक से कबीर की रचना का संकलन किसने किया है? तो धर्मदास ने। देवनागरी लिपि में शुद्ध वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है, और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होगा। अगला 57 नंबर प्रश्न है, भरतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है दोस्तों? तो विदा सुंदर पर। 58 नंबर प्रश्न दोस्तों, बेटों वाली विधवा कहानी किनके द्वारा रचित है दोस्तों? ये प्रेमचंद के द्वारा रचित है, ठीक है। बेटों वाली विधवा की विदा कौन सी है दोस्तों? यह एक कहानी है। बेटों वाली विधवा जो है यह कहानी है, ऊपर में ऐसे यहाँ पर दिया भी गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, भय का विदा क्या है? भय जो है यह निबंध है, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। बैनीपुर जी विरचित गेहूं और गुलाब है, बैनीपुर जी का है गेहूं और गुलाब, ठीक है, ये निबंध है एक प्रकार का। सदाचार का तबीज व्यंग विरचित है हरिशंकर प्रसाद जी के द्वारा, यानी सदाचार का तबीज जो है ये हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है आपके सामने, मंडप गमन खंड किस महाकाव्य से लिया गया है? तो ये पद्मावत से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका पुष्पवटिक प्रसंग। पुष्पवटिक प्रसंग रामचरितमानस के किस खंड से लिया गया है? ये बाल खंड से लिया गया है, ठीक है, बाल कांड से लिया गया है, एकदम ध्यान रखिएगा। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि हिंदी के जनक भी हैं, ठीक है। भरतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। राग विराग पुस्तक के संपादक कौन है? तो रामविलास शर्मा। आंसर आपका जो है घ 100% सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, 67 नंबर प्रश्न दोस्त, अघटन घटन का क्या समाधान कविता किनकी है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। संक्षेपण के गुण क्या होता है दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा, अस्पष्ट भी होता है, पूर्णता भी होता है, और संक्षिप्त भी, संक्षिप्त मतलब छोटा भी होता है। संक्षेपण का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो आपका जो है यहाँ पे कार्यालय के पत्र में भी होता है, और व्यक्तिगत पत्र में भी होता है, ठीक है, अर्ध सरकारी जगह पर नहीं होता है। क और ख आंसर जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण में शीर्षक होता है प्रसंग से संबंधित, शॉर्टकट, संक्षिप्त या सरल? हाँ, बात सब सही है। संक्षेपण का मूल अवधारणा क्या होना चाहिए दोस्तों? एक तिहाई, जितना संख्या है, मान लीजिए कि 30 वो टोटल शब्द है, मान लीजिए कोई चीज लिख कर दे दिया गया है, ठीक है, 30 वो शब्द को गिन करके 3 से भाग दे दिए 10, अब उसको 10 लाइन में ही पूरा करना है उस पूरे पाठ को, तो वही संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। 72 नंबर प्रश्न है, संक्षेपण की भाषा किस पुरुष में होनी चाहिए दोस्तों? तो अन्य पुरुष में होनी चाहिए। संक्षेपण का अनिवार्य गुण होता है संक्षिप्तता होता है। संक्षेपण का विलोम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है पल्लवन होता है। संक्षेपण का विलोम जो होता है वो पल्लवन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संक्षेपण का शीर्षक होना चाहिए दोस्तों, कैसा होना चाहिए? तो इसका जो शीर्षक होना चाहिए दोस्तों वो उपयुक्त में से सभी बात है, संक्षिप्त भी है, प्रसंग से संबंधित, तो सरल भी होना चाहिए। संक्षेपण को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है दोस्त? तो सार लेखन से, ठीक है, यानी ख आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, संक्षेपण में भाव एवं भाषा कैसी होनी चाहिए दोस्त? तो संक्षेपण में भाव और भाषा जो होना चाहिए शुद्ध और सुस्पष्ट होना चाहिए। पल्लवन की शैली होनी चाहिए दोस्तों, कैसा? व्यास शैली होना चाहिए। 100% आपको आंसर याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। 79 नंबर प्रश्न है, पल्लवन का दूसरा नाम क्या हो सकता है दोस्तों? तो भाव विस्तारण, भाव विस्तारण। अगला है 80 नंबर प्रश्न है दोस्त,
पल्लवन और कुछ नहीं वरन यह सहज प्रक्रिया है। मतलब बीज से वृक्ष बनाने की, बिंदु से वृत्त बनाने की, कली से फूल बनाने की, ये सब बात जो है एक ही जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आंसर सभी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है दोस्त। 81 नंबर प्रश्न कहता है पल्लवन में क्या होता है दोस्त। पल्लवन में होता है, क्या होता है, भाव का विस्तार होता है। पल्लवन का मूल कथन क्या रहता है दोस्त, वो भाव गर्भित होता है। भाव गर्भित, आंसर जो है ख, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न दोस्त, पल्लवन होता है, कैसा होता है, किसी भाव का विस्तार होता है। किसी भाव का विस्तार होता है पल्लवन। पल्लवन शब्द का शाब्दिक अर्थ दोस्तों विस्तार या फिर फैलाव होता है, ठीक है। पल्लवन किस भाषा को किस रूप में व्यक्त करता है, किसी भाषा को विस्तार रूप में या फिर फैलाव रूप में ये देता है, ठीक है। बस सीधा इसका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए, बाकी सब हो जाएगा। पल्लवन की रचना कौन सी पुरुष में होनी चाहिए दोस्तों, तो अन्य पुरुष में, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहले भी आया है। पल्लवन की शैली कैसी होनी चाहिए दोस्तों, तो व्यास होनी चाहिए। ये सब पहले ही प्रश्न आ चुका है, वहीं से आ रहा है। पल्लवन लेखन में कैसी बातों का अनावश्यक उल्लेख नहीं होती है, अप्रासंगिक होता है। अगला है मूल विचार अथवा भाव के नीचे, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। समझने की क्षमता जब वो पल्लवन के अंतर्गत आती है, जिसका पल्लवन का शाब्दिक अर्थ फैलाव या विस्तार होता है, एकदम याद रखेंगे। 90 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, पल्लवन और संक्षेपण एक दूसरे से कैसे संबंध है, तो उल्टा यानी विपरीत है, ठीक है। संक्षेपण का विपरीत होता है पल्लवन। पल्लवन में कैसा गुण होता है दोस्तों, निबंधात्मक गुण होता है, यानी निबंध होता है। भाव विस्तारण से किसका आशय है, तो पल्लवन का आशय है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, पल्लवन में किसका होना आवश्यक है, तो अस्पष्ट बात का होना निश्चित रूप से जरूरी है। टिप्पणी जब किसी पर हम करते हैं, कमेंट करते हैं, तो क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, संक्षिप्तता होना चाहिए, शिष्ट भाषा होना चाहिए, तो सभी बात हो जाएगा। सूत्रात्मक शैली अंतर्निहित नहीं होती है, उपयुक्त सभी बात होगा, पल्लवन भी, आरोपण, टिप्पणी, ये कुछ भी इसमें निहित नहीं होते हैं, उपयुक्त में से सभी बात, ठीक है। 96 नंबर प्रश्न है, विवरणात्मक टिप्पणी होता है, ये होता है आदेशात्मक होता है, यानी आदेश देते हो आप किसी को, और ये लंबा कमेंट होता है, दीर्घ होता है, ठीक है। विवरण मतलब होता है कमेंट। विवरणात्मक टिप्पणी का गुण होता है दोस्तों क्रमबद्धता होता है, क्रम से सीरियल बाय सीरियल आप किसी को कमेंट करके दो। तत्काल कार्रवाई की जाए, किस प्रकार का टिप्पणी है दोस्तों, ये आदेशात्मक है, ठीक है। आदेश दिया है, तुरंत इसको किया जाए। 99 नंबर प्रश्न है दोस्तों, टिप्पणी का भाषा क्या होती है दोस्त, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। टिप्पणी की जो भाषा होगा वो स्पष्ट, सरल और तथ्यपूर्ण होना चाहिए, तो इनमें से सभी आंसर सही है। किसी भी विचाराधीन पत्र को निस्तारण को सुगम और सरल बनाने हेतु जो लिखी जाती है वह क्या कहलाती है दोस्तों, टिप्पणी कहा जाता है, ठीक है। टिप्पणी किसको कहता है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पष्ट आंसर मिल गया है। तो दोस्तों प्रश्न जो है इस वीडियो से बाहर एक भी नहीं रहेगा आपके एग्जाम में। कुछ और प्रश्न है जो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हिंदी किस परिवार की भाषा है दोस्तों, बहुरूपीय परिवार की है। सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं, तो राजभाषा कहते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है दोस्त, ये भक्ति काल के हैं। महाप्राण किस कवि को कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है महाप्राण। हिंदी भाषा का लिपि कौन सा है, देवनागरी। मानक हिंदी का मूल आधार क्या है दोस्तों, खड़ी बोली। राजभाषा आयोग गठन कब हुआ था, 1955। 100% इससे तो बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही नहीं। पुष्प वाटिका प्रसंग के कवि कौन है, तुलसीदास। पुष्प वाटिका प्रसंग तुलसी के रामचरितमानस का कौन किस कांड से है, तो बालकांड से है। यहाँ पे तुलसी भक्ति के अंतर्गत शगुन काव्यधारा के किस शाखा का बात बताया है, तो रामश्रयी शाखा यानी राम भक्ति शाखा। तुलसी राम के शगुन उपासक थे। तुलसी की प्रमुख भक्ति दास भक्ति है, यानी दास बन के करते हैं। तुलसी के गुरु का नरहरिदास थे। समन्वय का कवि या लोकनायक किस कवि को कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास। वाणी का डिकेटर किस कवि को कहा जाता है, कबीरदास को। लंबा क्वेश्चन सबको हमने शॉर्टकट कर दिया है, तो यहाँ से इन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कैसे आप इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे अपने फ़ोन में, चलिए वो भी बता देते हैं। और इन सभी प्रश्नों को जो ऊपर में दिया गया है, इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे।
साथियों, अगर प्रश्नों का पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए सर्च करना होगा एमएनसी क्लासेस वीएसवी गुरुजी। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। पहला वाले पेज पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे अब ऐसा पेज ओपन होता है। अब आपको नीचे आना है, या तो आपको यूनिवर्सिटी अपडेट पर चल जाना है तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, या फिर इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पर भी। वैसे आप बिहार बोर्ड वाला ऑप्शन कहीं पर मिल रहा होगा, ऑप्शन पहला पर, यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग इसको क्लिक करके बैक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये तो रिजल्ट है, बॉटनी है। ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आर्ट्स साइंस सभी के विषय क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आर्ट्स साइंस वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पेज को रिफ्रेश मार लेंगे ताकि जो भी प्रश्न है इसमें सब आ गया होगा, ठीक है। आपका कोई सा भी विषय होगा तो यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आने के बाद जो है हम लोग को यहाँ पर सारे विषय का प्रश्न जो है मिल रहा है, ठीक है। और इसी में आप लोग को जो है यहाँ पर हिंदी का भी क्वेश्चंस दिया गया है, तो हिंदी का भी फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। स्वच्छ भारत है, इंग्लिश एईसी है, बेसिक इंग्लिश टूल्स है, आपका साइकोलॉजी है, कम्युनिकेशन वाला भी यहाँ पर आ जाएगा कुछ देर में, क्रिएटिव राइटिंग है। ये सारे प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग आकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष इस वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।